हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं ईडी का यूनिट नंबर 2 का कंप्लीशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था। आधा चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था और आधा चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे दोस्तों। फटाफट से आ जाओ, जुड़ जाओ और हम लोग आज ईडी कंप्लीट करते हैं। तो गाइस, हाउ इज द जोश? कमेंट बॉक्स में लिखिए हाउ इज द जोश। क्या आप में जोश बचा हुआ है? फ्यू के एग्जामिनेशन को आप क्या क्रैक करोगे? तो ये प्लीज ये रेगुलर लेक्चर को मिस मत करना। सबसे पहला वाला टॉपिक जो आज हम लोग करने वाले हैं वो होने वाला है द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि एक नया बिजनेस खोलने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। सर, हम एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो सुनो, ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो एक नया बिजनेस खोल पाओगे। सबसे पहला स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको ख्वाबों की दुनिया में जाना पड़ेगा, सपना सजाना पड़ेगा, सब कुछ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ख्वाबों की दुनिया में जाना पड़ेगा, सपने सजाने पड़ेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा कि कहां है बिजनेस, क्या कर सकते हैं। जैसे किसको पता था कि एक हाथ का हमारे पास स्मार्टफोन रहेगा, उस स्मार्टफोन से हम लोग उबर को बुला सकते हैं, टैक्सी बुला सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं। किसको पता था? ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसने सोचा है? एंटरप्रेन्योर्स ने। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बिजनेस करूं, कौन से फील्ड में हम बिजनेस कर सकते हैं। तो आइए इसको पढ़ना शुरू कीजिए। जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से आपको भी पढ़ना है। फॉर सेटिंग अप एनी बिजनेस वन शुड रिक्वायर्ड ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन हिज ओन एरिया। आपके एरिया में घूम के देखो कि कहां 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 क्या कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो मैं कर सकूं अपना एरिया में। जैसे कि गोंधोराज मोमो कितना हिट चला गया था, बताइए। तो ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, स्टेप 1। ठीक है, इसको दो दो लाइन करके लिखना है, एक एक स्टेप को दो दो लाइन करके लिखना है एग्जामिनेशन में। उसके बाद सेकेंड स्टेप, जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। सबसे पहले आप खोजे कि कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कैसा एरिया है मेरा, यहां पे किस चीज का स्कोप है, कौन कौन सा बिजनेस खोज सकते हैं। इसके बाद आप अपना बिजनेस आइडिया को जनरेट किए, माथा से निकाले वो आइडिया। So the stage requires generation of an idea that can be converted into the business. एक आइडिया निकालो दिमाग से, दिमाग की बत्ती जलाओ, जो आइडिया को तुम बिजनेस में कन्वर्ट करोगे दोस्तों। ठीक है, द आइडिया मस्ट बी एबल टू yield ए रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये तुम्हारा दिमाग का जो आइडिया है, ये आइडिया एक रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए तुमको। ऐसा नहीं है कि फ्री का आइडिया निकाल रहे हो। आइडिया निकालो अपने दिमाग से, लेकिन वो आइडिया एक इन्वेस्टमेंट रीजनेबल रिटर्न तुमको दे, वो वाला आइडिया निकालो। क्लियर है? सबसे पहले क्या किया तुमने? सबसे पहले तुम अपना एरिया में घुमा, वहां पे देखा कि किस किस चीज का बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद अपना दिमाग से तुमने आइडिया निकाला, जनरेट किया। दिस आइडिया में बी डिस्कवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। ये आइडिया को तुम बहुत सारे सोर्सेस से खोज सकते हो। कौन कौन से सोर्सेस सर? बता दो ना सर, प्लीज बता दो प्लीज। देखो सुनो, ऑब्जर्विंग लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट में ऑब्जर्व करो, नेशनल मार्केट में जाओ, इंटरनेशनल मार्केट में जाओ। सर पता नहीं है लोकल मार्केट क्या होता है, नेशनल मार्केट क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है। नालायक हो, इकोनॉमिक्स में बताया था तुम्हें। लोकल मार्केट जहां पे सब्जी, फूल फल सब्जी मिलती है। नेशनल मार्केट जहां पे ड्यूरेबल कमोडिटीज मिलती है। इंटरनेशनल मार्केट जहां पे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स मिलती है। तो उन सब सारे मार्केट्स को पहले ऑब्जर्व करो। इसके बाद आइडेंटिफाइड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। कस्टमर खोजो कि इसका डिमांड कैसा है भैया, ये जो बिजनेस करने वाले हैं इसका डिमांड कैसा है, क्या कोई खरीदेगा भी। जैसे अगर कोई सिपलाइन, जैसे अगर कोई शार्क टैंक देखा होगा ना, शार्क टैंक में ना एक आया था एंटरप्रेन्योर, वो ना क्या कर रहा था,
वो मतलब कि ग्लास मास्क बना रहा था वो, उसका नाम था सिपलाइन। कितना फालतू सा प्रोडक्ट था उसका। इस तरह से फालतू का प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है जिसको कंज्यूमर कभी यूज ही नहीं करेगा। मतलब कि ग्लास है, उसके ऊपर तुम मास्क लगा दोगे, उसके बाद तुम पानी पीते हो क्या? नहीं ना। तो इस तरह से फालतू प्रोडक्ट नहीं लाना है। कस्टमर का इच्छा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन देखना है कि कस्टमर सच में ये प्रोडक्ट मांग रहा है, क्या कस्टमर की जरूरत है सच में, उसके बाद प्रोडक्ट लाओ। स्टडी ऑफ डिफरेंट मतलब कि प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। इसके बाद तुम क्या करो, बहुत सारे स्टडीज करो, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स देखो। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्ट इन फ्यूचर मार्केट है, फ्यूचर मार्केट में इसका क्या स्कोप है। कोई कोई बिजनेस ऐसा भी होता है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना तो बहुत बढ़िया चला, लेकिन फ्यूचर मार्केट में नहीं चला सकते, लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं है। तो वैसा बिजनेस खोल के तुम करेगा क्या? ऐसा बिजनेस खोलो जो फ्यूचर में भी चले। आइडिया फ्रॉम द डिफरेंट ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। तो ये सब सारा चीज को हम लोग बोलते हैं जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। स्टेप 1 में 2 लाइन, स्टेप 2 में 2 लाइन, इतना तक लिख देगा बस मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो स्टेप 3 क्या होता है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले तुम अपना एरिया में घूमा, बिजनेस देखा क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद तुम अपना दिमाग की बत्ती जलाया और दिमाग से निकाला। इसके बाद अब क्या करोगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट फीजिबिलिटी स्टडीज। अब थोड़ा रिसर्च करो, पढ़ाई लिखाई करो, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट को जानो, कमर्शियल एस्पेक्ट को जानो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को जानो, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को जानो कि तुम्हारा जो ये बिजनेस है ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तुमको स्टडी भी करना पड़ेगा, रिसर्च भी करना पड़ेगा। रे बाबा, फिजिबिलिटी स्टडी मतलब क्या हो गया, डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी बाय एन एंटरप्रेन्योर टू इंश्योर दैट ए प्रोजेक्ट इज विजिबल। ये पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में जो तुम सोचा है, ये सपने सुहाने बचपन के नहीं है, ये सच्चाई है, इसीलिए तुम स्टडी कर रहे हो इसका। इसके बाद क्या करना पड़ता है, फिजिबिलिटी स्टडी। किस किस एस्पेक्ट से, याद करो, टेक्निकल एस्पेक्ट, कमर्शियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। क्लियर? इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा भैया, भैया इन सबको नहीं लिखना है क्या? नहीं भाई, बहुत शॉर्ट में लिखो ना, शॉर्ट में लिख के हट जाओ, इतना नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है? शॉर्ट में लिखो, हट जाओ, जितना जितना पढ़ा रहे उतना उतना ही लिखना है सिर्फ। इसके बाद क्या, स्टेप 4। स्टेप 4 मतलब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। अब तुम बिजनेस प्लान बनाएगा। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मार्केट गया, मार्केट में जाके सोचा कि कौन कौन सा बिजनेस है, कौन कौन सा बिजनेस खोल सकते हैं, कौन कौन सा बिजनेस खोल सकते हैं। इसके बाद तुम अपना दिमाग का बत्ती जलाया, दिमाग से आइडिया को निकाला। इसके बाद तुमने डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज किया वो बिजनेस के रिलेटेड, टेक्निकल एस्पेक्ट से स्टडी किया, कमर्शियल एस्पेक्ट से स्टडी किया, बहुत सारे एस्पेक्ट से तुमने स्टडी किया। अब तुम अपना बिजनेस प्लान बनाओगे, अब तुम अपना बिजनेस प्लान बनाओगे। यस दोस्तों, तो बिजनेस प्लान मतलब क्या हो गया, बिजनेस प्लान इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर दैट डिस्क्राइब्स वेरियस एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग ए न्यू एंटरप्राइज। मार्केटिंग कैसे करोगे, तो फाइनेंस कैसे करोगे, प्रोडक्शन कैसे करोगे, पर्सनल कैसे करोगे, इन सब चीजों को इंटीग्रेट करके एक बिजनेस प्लान बनाया जाता है दोस्तों। एक बिजनेस का तुम मार्केटिंग कैसे करोगे, एडवर्टाइजिंग कैसे करोगे, एक बिजनेस के लिए जो पूंजी लगता है, पैसा लगता है, फाइनेंस उसको बोलते हैं, वो कहां से लाओगे। एक बिजनेस का उत्पादन कैसे करोगे, प्रोडक्शन कैसे करोगे दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज को इंटीग्रेट करके एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। ये हो गया स्टेप 4, ध्यान रखना स्टेप 4। अब स्टेप 5 में क्या है, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। लॉन्च कर दो, हो गया शुरू। आफ्टर प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान, द एंटरप्रेन्योर असेंबल्स नेसेसरी रिसोर्सेज टू लॉन्च द एंटरप्राइज। ही कलेक्ट्स द रिक्वायर्ड फंड्स एंड एक्वायर्ड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, रॉ मटेरियल्स, एम्प्लॉइज, सब कुछ अपने बिजनेस में डालो और बिजनेस को स्टार्ट करो। बिजनेस प्लान बनाने के बाद अब लॉन्च करो अपने एंटरप्राइज को, सिंपल, खत्म। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? चलो अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। मतलब कि फाइनेंस का एक्सेस तुम कैसे कर पाओगे, बिजनेस के लिए जो फंड्स चाहिए, बिजनेस के लिए जो पूंजी चाहिए, वो कहां से लाओगे, वो कहां से लाओगे, वो चीज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहला, कंसेप्ट एंड नीड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। कंसेप्ट एंड नीड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसको ध्यान से पढ़िए। फाइनेंसिंग एन एंटरप्राइज, स्मॉल मीडियम बिग, इज एन क्रिटिकल एलिमेंट इन बिजनेस। बहुत बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट है।
एक फाइनेंसिंग करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल एलिमेंट है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो। एट द टाइम प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट, ए एंटरप्राइज शुड क्लियरली चॉक आउट डिटेल्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, इतना तक लिख के इसके बाद यहां से शुरू करना। इन ए फाइनेंशियल प्लान, इन ए फाइनेंशियल प्लान एन एंटरप्रेन्योर शुड क्लियरली आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। एक एंटरप्रेन्योर को 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। भैया कौन सा 3 क्वेश्चन? आप अगर फाइनेंशियल प्लान बनाते हो दोस्तों, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। कौन कौन सा 3 क्वेश्चन भैया? हाउ मच मनी इज नीडेड, कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है ये बिजनेस करने में, कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है रे बाबा बोल। इसके बाद वेयर विल मनी कम फ्रॉम, कहां से पैसा आएगा? रिलेटिव से जाके मांगेंगे, शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, कहां से पैसा आएगा? तुम बताओ कहां से पैसा है? इसके बाद when does the money need to be available, मतलब कि कब चाहिए पैसा? सबसे पहले कितना चाहिए, दूसरा कहां से आएगा, तीसरा कब चाहिए। वापस बोलो, हाउ मच मनी इज नीडेड, वेयर विल मनी कम फ्रॉम, when does the money need to be available। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस आर एज रिगार्ड द मनी नीडेड, it can be estimating by developing a statement of various assets required by an enterprise। मतलब अब तुमको अपने सारे के सारे असेट्स को देखना पड़ेगा कि कहां कहां से तुम पैसे को ला सकते हो। तो देखो, एट द टाइम ऑफ एस्टिमेटिंग द एंटरप्रेन्योर शुड टेक द फॉलोइंग 3 थिंग्स। मतलब एंटरप्रेन्योर्स को ये 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सुन लो दोस्तों, एंटरप्रेन्योर को ये सब 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला चीज, there should be adequate money to pay for the purchase consideration। मतलब कि कुछ भी परचेज करने के लिए, कुछ भी असेट्स को परचेज करने के लिए तुम्हारे पास एडिक्वेट पैसा होना चाहिए, एडिक्वेट पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, 1 मिनट, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एडिक्वेट पैसा। इसके बाद देयर शुड बी सफिशिएंट कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल रहना चाहिए इन इज डिस्पोजल टू सपोर्ट द बिजनेस ऑपरेशन अप टू द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में जब तुम बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना दोस्तों, तब तुम्हारे बिजनेस एकदम लड़खड़ाता स्टेज में रहता है, बिजनेस प्रॉफिटेबल तब नहीं रहता है। याद रखना कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो 1-2 साल बिजनेस लड़खड़ाता है। तो देयर शुड बी सफिशिएंट कैपिटल इन हिज डिस्पोजल टू सपोर्ट द बिजनेस ऑपरेशन अप टू द इनिशियल स्टेज। इसके बाद इनफ प्रोविजन शुड बी मेड टू मीट अनप्लैन्ड बिजनेस एक्सपेंसेस। बहुत सारे प्रोविजंस बनाए जाते हैं अनप्लैन्ड बिजनेस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। जनरली इट में बी 10 और 15% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, ये आपको ये पोर्शन जो मैंने करवाया, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस, ये करना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट एंड नीड फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में आपका 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो फाइनेंसिंग के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड वाला पैराग्राफ में हमने आपको बताया कि इन ए फाइनेंशियल प्लान द एंटरप्रेन्योर शुड क्लियरली आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, हाउ मच मनी इज नीडेड, वेयर विल मनी कम फ्रॉम एंड व्हेन डज द मनी नीड टू बी अवेलेबल। क्लियर है? इसके बाद ये सब सारे के सारे पैराग्राफ को आप रीड करोगे, कितना बार? 3 बार रीड करोगे और अपने से बना के लिखोगे, अपने से बना के लिखोगे। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अब चीज पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, फाइनेंस को उठाने का 2 सोर्सेस होता है। कितना सोर्सेस होता है भैया? फंड्स को उठाने का दो सोर्सेस होता है। कितना सोर्सेस होता है? 2 सोर्सेस। कितना सोर्सेस होता है? 2 सोर्सेस। एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल मतलब क्या? ओनर्स खुद का फंड को यूज कर रहा है बिजनेस को चलाने के लिए। ओनर्स खुद का फंड को यूज कर रहा है बिजनेस को चलाने के लिए, या इक्विटी इशू कर रहा है। क्या आप 12th में इक्विटी वाला चैप्टर पढ़े हो? शेयर्स वाला चैप्टर पढ़े हो? शेयर्स मतलब क्या होता है? इंटरनल सोर्सेस। एक होता है इंटरनल सोर्सेस, एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। मतलब एक बिजनेस करने के वक्त में 2 क्वेश्चन आते हैं भैया कि फंड्स कहां से लाए, फंड्स कहां से लाए। दूसरा क्वेश्चन, इंटरनल सोर्सेस से लाए कि एक्सटर्नल सोर्सेस से लाए।
इंटरनल सोर्सेस मतलब कि मेरे खुद के घर से, या शेयर इशू करके, या तो किसी को ओनरशिप देके, उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब कि लोन मांग के, डिबेंचर मांग के, किसी से कर्जा लेके, है ना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। अब ध्यान से डिटेल्ड में सब कुछ को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटरनल सोर्सेस क्या होता है? इट रेफर्स टू द ओनर्स ओन फंड, मालिक का खुद का फंड है जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट है। मान लीजिए आप एक कंपनी में 100% एक्वायर कर रहे हैं, आपको चाहिए पैसा, और ऐसा पैसा चाहिए कि किसी को लौटाना ना पड़े। आपको चाहिए पैसा अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ऐसा पैसा चाहिए कि किसी को लौटाना ना पड़े, तो आप क्या करोगे? अपना शेयर्स को डाइल्यूट करना चाहोगे। आप अपने दोस्त को बुलाओगे, मिस्टर बी को बोलोगे, सुनना बी, मैं मेरे कंपनी का तेरे को 20% देता हूं, मैं मेरे कंपनी का तेरे को 20% देता हूं, पर उसके बदले में तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, 10 लाख रुपए दे। तो क्या हुआ? बी 10 लाख तो दे देगा, लेकिन 20% ओनरशिप भी ले लेगा बी। अब बी भी ओनर बन गया। अब जो मिस्टर बी है ना, वो भी ओनर बन गया आपका कंपनी का। तो आपको मिस्टर बी को अब नहीं लौटाना पड़ेगा पैसा। कांग्रेचुलेशन दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप बस अब 80% के मालिक हैं, क्योंकि बी तो 20% का मालिक बन चुका है। तो इसको क्या बोलोगे बाबा? इसको बोलोगे इंटरनल सोर्सेस। जोर से बोलो ना बाबा, इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस मतलब मालिक का खुद का फंड, ओनर्स फंड को बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस, जैसे कि इक्विटी। ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, मैं बिजनेस खोलना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी को शेयर को डाइल्यूट करूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं खुद का लैंड, बिल्डिंग बेच बूझ के मैं अपना ही इन्वेस्ट कर रहा हूं सब कुछ पैसा। तो इसको मैं बोलूंगा इंटरनल सोर्सेस। मैं खुद ही जुगाड़ कर रहा हूं, और खुद ही जुगाड़ करके अपना बिजनेस के लिए अपना पैसा लगा रहा हूं, तो उसको भी बोलेंगे इंटरनल सोर्सेस। तो इन शॉर्ट, इंटरनल सोर्सेस रेफर्स टू द ओनर्स ओन फंड, ओनर्स ओन फंड which can be invested as equity. In case of small business, owner's contribution in shape of equity is low. So it can raised internally taking personal loan. जैसे कि मैंने मान लो पर्सनल लोन ले लिया बैंक से, और मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये मेरा इंटरनल सोर्सेस है दोस्तों। ठीक है। कुछ असेट्स को गिरवी रख दिया, कुछ असेट्स को बेच दिया, मेरा पर्सनल मैटर है ना, मैं पर्सनल असेट्स को बेच रहा हूं, तो ये सब क्या है? इंटरनल सोर्सेस। अब एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होते हैं भैया? एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब सुन लो, फंड्स तुम बाहर से इकट्ठा करोगे तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस। जैसे कि लोन, भैया उसमें भी तो पर्सनल लोन था ना, वो था पर्सनल लोन, लेकिन यहां पे तुम बिजनेस को लेके लोन मांग रहे हो, यहां पे तुम बिजनेस लोन मांग रहे हो, बिजनेस का को रिप्रेजेंट करके लोन मांग रहे हो वहां पे। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब क्या है? डिपॉजिट और बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अदर्स। अपना दोस्त से तुम पैसा मांग लिया, दोस्त पैसा देना रे, बिजनेस करना है। रिलेटिव, पैसा दो ना, मामा जी पैसा दीजिए, चाचा जी पैसा दीजिए, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। बिजनेस खड़ा करना है मुझे, वो बात अलग है कि सब धक्का मार के निकाल देगा तुमको। ठीक है। इसके बाद देखो, बोरिंग फ्रॉम बैंक्स फॉर द वर्किंग कैपिटल पर्पसेस। अगर मैं बोरो कर रहा हूं बैंक से, तो उसको भी एक्सटर्नल सोर्सेस बोलेंगे। क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से भी लोन ले लिया। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मान लो डिबेंचर्स, 5 साल के लिए लोन ले लिया, 10 साल के लिए लोन ले लिया, तो उसको भी तो तुम एक्सटर्नल सोर्सेस से बोलोगे। मतलब कि बाहर जाके लोन मांग रहे हैं, बाहर जाके लोन मांग रहे हैं, बाहर जाके बिजनेस को रिप्रेजेंट करके लोन मांग रहे हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? चलिए, हायर परचेज भी कर सकते हैं आप। बहुत सारा टाइप्स दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को बस इतना तक ही पढ़ना है, हायर परचेज तक ही पढ़ना है। ठीक है। ये क्या हुआ? ये हुआ एक्सटर्नल सोर्सेस। ये हुआ क्या? एक्सटर्नल सोर्सेस। अब जो सब चीज को देखो, जो सब चीज को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं ना, वो चीज सब चीज को नहीं पढ़ना है बाबा, जबरदस्ती मत करो। पीडीएफ तुम्हारे पास भी अवेलेबल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीडीएफ हम ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। जितना तक मार्क करवा रहे हैं ना, बिल्कुल उतना तक ही पढ़ना है, और उतना तक ही लिख के आना है एग्जामिनेशन में। अब उसमें मत कटौती करना। क्लियर है?
चलो आगे। अब देखो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होता है। अब देखो, लोन्स का भी बहुत सारा टाइप्स होता है दोस्तों। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है मीडियम टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब कि 1 साल से कम वाला लोन, मीडियम टर्म मतलब कि 1 साल से 5 साल तक, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से भी ज्यादा। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम, लेस देन 1 ईयर। अगर आप लोन लेते हो विथ लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर का लोन लेते हो तो उस लोन को क्या बोलेंगे, इस लोन का क्या नाम दे, शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, इसको बोलेंगे मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म, मोर देन 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर। ठीक है, चलिए शॉर्ट टर्म अगर आपको चाहिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म चाहिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, बहुत ही कम समय के लिए लोन चाहिए, तो आप बैंक में जाओ, कस्टमर एडवांस करो। सिंपल सा बात है, आप अपने सप्लायर से 3 महीने का उधार ले लो, सिंपल सा बात है। फैक्टरिंग करो, पब्लिक डिपॉजिट करो, बिल्स डिस्काउंटिंग करो। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हो ना, पढ़े हो ना 11 में। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, मैं आपके नाम पे अगर बिल इशू करूं, मैं मान लीजिए मैं मिस्टर ए हूं और आप मान लीजिए मिस्टर बी है। मैं आपके नाम पर अगर एक बिल इशू करूं, मान लीजिए मैं बोलूं कि 1 लाख रुपए मुझसे, 1 लाख रुपए मुझे मिस्टर बी से पाना है। मैंने एक बिल में लिख के, एक पर्चा में लिख के आपको दे दिया, लेकिन आप तो मुझे दोगे 3 महीने बाद। लेकिन मुझे इमरजेंसी हो गई अभी के अभी, मुझे पैसे लेने हैं अभी के अभी, तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक को बोलूंगा देखो भाई, मिस्टर बी मुझे 3 महीने बाद ये पैसे देने वाला है, आप अभी थोड़ा पैसा दे दो मेरे को, आप अभी पैसे दे दो। बैंक बोलेगा ठीक है, आप मिस्टर बी से 3 महीने बाद 1 लाख रुपए पाते हो ना, मैं आपको 95,000 रुपीज दूंगा, मैं आपको 95,000 रुपीज दूंगा, 5,000 हमारा कमीशन। तो उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ डिस्काउंट, मतलब कि बिल्स डिस्काउंटिंग एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो शॉर्ट टर्म ध्यान से देख लो, शॉर्ट टर्म में क्या क्या आता है, बैंक क्रेडिट, कस्टमर एडवांस, फैक्टरिंग, पब्लिक डिपॉजिट, बिल्स डिस्काउंटिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए काफी है। शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो मतलब यहां जाओ, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो ये सब सारे मेथड्स को फॉलो करो। भैया मीडियम टर्म लोन चाहिए, मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर, वो वाला लोन चाहिए तो शेयर को इशू करो, डिवेंचर इशू करो, लोन मांगू बैंक से, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट का मेन हिस्सा ले लो, क्लोजिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सब तरीका है मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए भैया, क्या क्या करें, वापस से इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्लोजिंग बैक ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एक्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये सब सारे मेथड्स है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म चाहिए तो ये सब सारे मेथड्स फॉलो करो, मीडियम टर्म चाहिए तो ये सब मेथड्स, लॉन्ग टर्म ये सब मेथड्स है। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का जो लोन प्रोसीड्योर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। याद करना पड़ेगा इसको भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या आएगा, 2 मार्क्स के लिए आएगा। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आइए पढ़ते हैं, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। यू हैव जस्ट लर्न दैट द एंटरप्राइज और बिजनेसमैन रेसेस फंड्स फ्रॉम द डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। आपको क्या पता है कि बिजनेसमैन एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस से लोन को रेस करते हैं। जी हाँ भैया, पता है पता है पता है पता है। दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ ओनरशिप कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल रिस्पेक्टिवली। मतलब ये एक ओनरशिप कैपिटल और बोरोड कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। पैसा आप लगाए हो, पैसा आप ओनरशिप दे के लगाए हो तो उसको बोलेंगे ओनरशिप कैपिटल। किसी को शेयर्स बेच के पैसा लगाए हो तो उसको बोलेंगे ओनरशिप कैपिटल। किसी से मांग के पैसा लगाए हो तो उसको बोलेंगे बोरोड कैपिटल। क्या बोले, क्या बोले, वापस बोलो। पैसा किसी के शेयर को देके, अपना शेयर को बेच के आप पैसा कमाए हो
अपना शेयर को बेच के आप पैसा लगाए हो तो उसको बोलेंगे ओनरशिप कैपिटल। किसी से मांग के पैसा लगाए हो उसको बोलेंगे बोरोइड कैपिटल। ध्यान रखिए, द फॉर्मर इज नोन एज इक्विटी एंड द लेटर इज नोन एज डेट। ठीक है, ओनरशिप कैपिटल को इक्विटी बोलते हैं और मांगा हुआ कैपिटल को डेट बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, द कंपोजिशन ऑफ टोटल इक्विटी एंड टोटल डेट ऑफ एन एंटरप्राइज इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। एक एंटरप्राइज में कितना टोटल डेट है और कितना टोटल इक्विटी है, इसका कंपोजिशन करने लगे तो उसको बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। मान लीजिए 1 लाख का जो है ये इक्विटी है और 50,000 का है ये डेट है, तो 2:1 रेशियो निकल गया ना। 2 किसका है? 2 है इक्विटी का और 1 किसका है? 1 है डेट का। इस रेशियो को, इस कंपोजिशन को बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। इस रेशियो को, इस कंपोजिशन को बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो पैसा आप शेयर्स बेच के कमाए हो उसको बोलेंगे ओनरशिप कैपिटल और जो पैसा आप डेट दे के कमाए हो उसको बोलेंगे डेट। ठीक है, और दोनों के ही कंपोजिशन को बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, बस इतना करना है और इतना आएगा 2 मार्क्स का। अब इक्विटी फाइनेंसिंग पढ़ते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है? इक्विटी फाइनेंसिंग मींस फाइनेंसिंग इन ए वेंचर बाय इट्स ओनर। ओनर्स अगर कुछ फाइनेंस करेगा, ओनर्स अगर अपना वेंचर के लिए पैसा लगाएगा उसको बोलेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग। मैं अगर रिलायंस कंपनी में 1% हेल्ड करता हूं तो मैं क्या ओनर नहीं हूं रिलायंस कंपनी का? बताओ, हूं ना? हूं ना मैं ओनर अगर मैं 1% हेल्ड कर रहा हूं रिलायंस कंपनी का? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो क्या मैं ओनर नहीं हूं? इनफैक्ट मैं 0.00001% भी हेल्ड कर रहा हूं फिर भी मैं ओनर हूं उतने परसेंट का। तो इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? इक्विटी फाइनेंसिंग मींस फाइनेंसिंग इन ए वेंचर बाय इट्स ओनर। सारे के सारे ओनर्स मिलकर अगर फाइनेंस करेंगे अपने वेंचर के लिए उसको बोलेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग, द इक्विटी फाइनेंसिंग क्रिएट्स no obligation to the entrepreneurs to repay the equity capital to the investors. Equity financing is required in the startup stage of the venture. मतलब कि वेंचर एकदम स्टार्ट ही हुआ है, वेंचर एकदम स्टार्ट ही हुआ है, तब जो फाइनेंसिंग लगता है उसको आप क्या बोलोगे? इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। एक्चुअली इक्विटी फाइनेंसर इज द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। इक्विटी फाइनेंसर मतलब क्या होता है? ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। एग्जांपल देता हूं, सुनो। मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स मिलके एक स्टार्टअप खोला। बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। उस दौर में जो हमने पैसा लगाया था, जो पैसा हमने अपने एंटरप्राइज पे ढाला था, इन्वेस्ट किया था, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग। इनिशियल स्टेज पे ये जो पैसा लगता है ना, इनिशियल स्टेज पे दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्लियर है? चलिए ये पूरा का पूरा डेफिनेशन लेकिन पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इक्विटी शेयर्स क्या होता है? भैया इक्विटी शेयर समझा दो, 12 में पढ़े थे फिर भी भूल गए। आइए समझाते हैं। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर फ्रॉम विच द ओनर्स रिसीव्ड देयर रिटर्न डिविडेंड। इक्विटी शेयर वो शेयर है जिसमें तुम पैसा डालोगे तो तुम रिटर्न कमाओगे। पैसा डालेगा रिटर्न कमाएगा, पैसा डालेगा रिटर्न कमाएगा। इक्विटी शेयर वो टाइप का शेयर है जिसमें तुम पैसा डालोगे रिटर्न कमाओगे, डिविडेंड कमाओगे। द इक्विटी शेयर इज ए पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर का मतलब यह है कि जो शेयर कैपिटल है कंपनी का, उसका एक पार्ट है इक्विटी शेयर। शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर एक मेन हिस्सा है कंपनी का शेयर कैपिटल का। अगर इक्विटी शेयर नहीं रहा तो कंपनी क्या होगा? कंपनी का क्या होगा? बड़े बड़े कंपनी ऐसे ही डूब जाएंगे। तो इक्विटी शेयर्स में तुम पैसा लगाओगे, तुमको क्या मिलेगा बाबू?
डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड। द इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू गेट द सरप्लस ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आफ्टर इट लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेशन हो जाएगी, जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, सॉरी इंसॉल्वेंट बोल दिया, जब कंपनी अपना वाइंडिंग अप के सिचुएशन में आएगी, जब कंपनी बंद होने के कगार पे रहेगी, तब आपको अपना शेयर्स का पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन तब तक आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा दोस्तों, हर साल डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड माने कि दोस्तों इनकम, शेयर में पैसा लगाओ इनकम पाओ। क्लियर है? फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, इंपॉर्टेंट है ये वाला इक्विटी शेयर। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, सबसे पहला फीचर, नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर में दोस्तों कभी भी आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिल सकता। आपको या तो आपको 2% भी मिल सकता है, आपको 200% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, 0% भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर किस्मत, डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर लक। तो नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इन इक्विटी शेयर्स, देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इट इज a long term source of funds. The equity shareholders have full voting right. पूरा का पूरा वोटिंग राइट है भाई, तुमसे वोट करवाएगा। जितना तुम्हारा शेयर रहेगा ना उतना तुम वोट कर पाओगे। तुम्हारा शेयर मान लो एक कंपनी में 0.00001% है, फिर भी तुम इतने के लिए ओनरशिप हो ना, इतने का ओनर हो ना तुम। रिलायंस का मान लो इतना का ओनर अगर होता ना तुम बहुत अमीर इंसान माना जाता। सच बोल रहा हूं, वैल्यूएशन चेक करके आना रिलायंस का। तो मान लो कि तुम इतने परसेंट शेयर हेल्ड कर रहे हो रिलायंस में, तो तुमको वोटिंग करने का अधिकार रहेगा। एजीएम ईजीएम कोई भी मीटिंग होगा फिर भी तुम वोटिंग करेगा उसमें। ठीक है, इसके बाद द इक्विटी शेयर्स कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स टू द अनदर पर्सन। मतलब कि तुम मिस्टर ए हो और तुम अपना शेयर को मिस्टर बी को ट्रांसफर करना चाहते, दे दो, कर दो ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी में कोई इशू नहीं है, कर सकते हो तुम ट्रांसफर। इसके बाद द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड टू द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तुम रियल ओनर हो बाबा, जितना परसेंट तुम इक्विटी शेयर लिया है ना उतना परसेंट का तुम रियल ओनर हो। क्लियर है? अब प्रेफरेंस शेयर आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में बाबू यही फर्क है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलता है, जैसे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमको प्रेफरेंस नहीं देता, अपना बाबू को प्रेफरेंस देता है ना। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमको प्रेफरेंस नहीं देता, तुम्हारा बाबू का अपने बाबू को प्रेफरेंस देता है। तो उसी तरह प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या हुआ, जो शेयर होल्डर लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर लोगों से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच हैव प्रेफरेंस इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मान ले कि डिविडेंड बटा रहा है, प्रॉफिट बटा रहा है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को डिविडेंड बताएगा। उसके बाद अगर कुछ बचा तब इक्विटी शेयर्स लोगों को डिविडेंड बताएगा। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद अगर कुछ बचा तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को प्रेफरेंस इनकम बांटते हैं हम लोग। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर्स देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच हैव प्रेफरेंस इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी मान लो कभी वाइंड अप हो गई, कंपनी कभी बंद होने के मतलब की कगार पे आ गई, तो सबसे पहले पैसा कौन लेके जाएगा? सबसे पहले पैसा लेके जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको ये बात नाइंसाफी लग रही होगी लेकिन ये बात सच है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहे हो तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, और आपको पूरा का पूरा पैसा भी मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। फीचर्स क्या है इसका? द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, तुमको वोट करने को नहीं मिलेगा। कंपनी के इंटरनल मैटर में तुम दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तुम प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रहा है, तुम कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेगा, वोटिंग नहीं करने देगा तुमको। दे एंजॉय प्रेफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। मतलब कि डिविडेंड सबसे पहले किसको पेमेंट होता है? प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद इक्विटी शेयर।
दे ऑल्सो एंजॉय रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मतलब कि अगर कंपनी कभी वाइंड अप हो गई तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को पैसा मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए, समझी गए हो। लीज फाइनेंसिंग आ सकता है 2 मार्क्स, सब 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, सब 2 मार्क्स। लीज फाइनेंसिंग, ए लीज फाइनेंस इज वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, a lease finance is one type of contract whereby the owner of the asset called lessor grants to the another party the excessive right to use the asset usually for an agreed period of time in return for the payment of rent। मान ले कि मेरे पास एक लैंड है, मान ले कि मेरे पास एक लैंड है। अब मेरे स्टूडेंट, रोहन का एग्जांपल लेता हूं, रोहन ने अचानक आया, रोहन मेरे घर में अचानक आया, बोला कि सर आपके पास जो लैंड है ना उसका तो आप यूज नहीं कर रहे हो ना, मैं उस लैंड पर एक बिजनेस क्रिएट करना चाहता हूं, बिजनेस खोलना चाहता हूं सर, प्लीज ये लैंड मुझको लीज पे दे दो, प्लीज ये जमीन मुझको लीज पे दे दो। मैं बोला लीज पे मतलब क्या होता है, समझा। फिर उसने मुझे समझाया, लीज मतलब होता है सर 10 साल के लिए दे दो मुझे, मुझे ये लैंड 10 साल के लिए दे दो, मैं आपको इस लैंड के लिए 50 लाख रुपए दूंगा पूरा का पूरा एट द एंड ऑफ 10 ईयर। या तो हर साल भी मिल सकता है, बात अलग है, हर साल भी मुझे मिल सकता है, या तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर सीधा का सीधा मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएगा। तो रोहन ने बोला कि ये लैंड बहुत ही अच्छा लैंड है, इसमें तो मैं बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाऊंगा, बस ये 10 साल के लिए आप दे दो, 10 साल के लिए आप लीज कर दो, आप 10 साल के बाद 11वीं साल में आप आ जाना, आप ओनर रहोगे इसका, इसका ओनर मैं सिर्फ 10 साल के लिए हूं, 10 साल के लिए आप लीज पे दे दो ये लैंड मुझको। तो बोला ठीक है ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तो मेरा फालतू ही जा रहा था ये लैंड। ठीक है, तो रोहन लेके गया और रोहन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स 50 लाख रुपए मेरे को देता है, बस उसको बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। मैं जो एग्रीमेंट पे साइन करूंगा मैं कहलाऊंगा लेसर और रोहन कहलाएगा लीसी। ठीक है, मैं पूरा एग्री कर लेता हूं कि तुमको एक्सक्लूसिव राइट है पूरा का पूरा ये लैंड पर 10 सालों के लिए दोस्त, 10 सालों के लिए, 11वीं सालों में मैं आ जाऊंगा वापस से। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। हायर, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे हायर परचेस। हायर परचेस क्या होता है, तो सबसे पहले इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परचेस, व्हेन फुल पेमेंट्स मेड एट वन टाइम कॉल्ड कैश परचेस। जब पूरा का पूरा पेमेंट आप एक बार में ही पेमेंट कर दिए तो उसको बोलते हैं कैश परचेस। लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो दोस्तों, आपके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, तब उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेस। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेस। लेकिन 2 टाइप के क्रेडिट परचेस होते हैं, एक तो होता है हायर परचेस सिस्टम, एक होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तो बिल्कुल सोझा है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, इसमें आप हर महीने या हर साल कुछ कुछ अमाउंट आप पे करते जाते हो और आपका इंस्टॉलमेंट चुकाते जाते हो। लेकिन हायर परचेस में क्या होता है, हायर परचेस इज एन एग्रीमेंट अंडर विच द ओनर कॉल्ड हायर वेंडर, ओनर को हायर वेंडर बोला जाता है, गिव्स डिलीवरी ऑफ ए गुड्स और एसेट्स। मान लो कि मैंने एक 5 करोड़ का मशीनरी लिया तो मुझे उसका डिलीवरी मिल गया। ठीक है, जब तक मैं पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर देता तब तक ओनरशिप उनके पास ही है। जब तक मैं पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर देता तब तक पूरा का पूरा ओनरशिप उनके पास ही है। मान लो कि 5 करोड़ का मशीनरी मेरे पास है, ठीक है, उसमें से मैं क्या किया, उसमें से मैं 4 करोड़ जो है वो क्लियर कर दिया, क्लियर है 4 करोड़। अब 1 करोड़ क्लियर नहीं है अभी भी, तो वो उठा के लेके जाएंगे वो मशीनरी को, वो उठा के लेके जाएंगे ये मशीनरी को लास्ट तक। जब तक मैं पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता तब तक ओनरशिप उसके पास है दोस्त, बहुत रिस्क वाला बात है। इसीलिए हायर परचेस करने के बारे में 2 बार सोचना। 5 करोड़ का मशीनरी है, 4 करोड़ मैंने पेमेंट कर दिया था लेकिन 1 करोड़ मैं पेमेंट नहीं कर पाया था, इसके वजह से पूरा का पूरा मशीनरी लेके चले गए, क्या होगा मेरा, सोचो। ठीक है, तो हायर परचेस एग्रीमेंट
under which the owner called hire vendor gives delivery of the goods or assets to the buyer called hire purchaser who pays the price in a certain number of installments. The hire vendor retains the ownership of a goods. मतलब पूरा का पूरा ओनरशिप एकदम लास्ट तक रहता है उनके पास until the last installment is paid. ठीक है, चलो आगे. अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. ऐसा जी क्या करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है? रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. इधर से आप लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. इधर से जो आप है ना लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल. सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल मतलब कि एक पीपल का जमावट है, बस इंसान लोगों की जमावट है. एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है पीपल का हु कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन. जो साथ में आते हैं कि किसी को भी दिक्कत ना हो, सबको. एक एनजीओ टाइप का है नॉर्मली. सेल्फ हेल्प ग्रुप एक एनजीओ टाइप का है जो साथ में आते हैं सबका जन कल्याण करने के लिए. एक इनफॉर्मल एसोसिएशन. They are generally self-governed and the peer-controlled people of similar economic and social background associate generally with the poor of any NGO of any government agency and try to resolve their issues and improve their living conditions. The various type of self-help promoting agencies are non-governmental agencies, governmental poverty management programs, state and commercial banks. ठीक है, तो SHG मतलब क्या होता है? बहुत सारे सोशल और बहुत सारे इकोनॉमिक पॉवर्टी वाले जो लोग रहते हैं, गरीब गरीब जो लोग रहते हैं, वो लोग साथ में जमावट बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इसीलिए उसका नाम दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, तो रोल क्या रहता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का? देखो, दे ट्राई टू बिल्ड द फंक्शनल कैपेसिटी. They try to build the functional capacity of poor and marginalized section of the society in the domain of employment and income generating activities. मतलब ये लोग हमेशा ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को इनकम और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए. किसी भी तरीके से पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को, जो गरीब सेक्शंस के, गरीब वर्ग के लोग हैं ना, उनको एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके से प्रोवाइड किया जाए. उनका सबसे मेन टारगेट ये रहता है. दूसरा, दे ऑफर कोलैटरल फ्री लोन्स टू सेक्शंस ऑफ द पीपल दैट फाइंड्स इट हार्ड टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक. मतलब बिना गिरवी के कोलैटरल फ्री लोन मतलब बिना गिरवी के लोन्स यहां पे प्रोवाइड करते हैं. कोई भी चीज का मॉर्गेज आपको नहीं देना पड़ेगा. आप ये लोन लेके जाओ और आप अपना काम कर लो. नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कर लो. बेटा बेटी का विवाह करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. फार्मिंग करना है, एग्रीकल्चर करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. दे ऑल्सो रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट मतलब कि कन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व करवाता है. झगड़े भी रिजॉल्व करवाता है. दे आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज टू द पुअर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्स है ये. दे एक्ट एज टू गो थ्रू फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज टू रीच द पुअर. They also encourage the habit of savings among the poor. मतलब कि पुअर लोग क्या करते हैं? पुअर लोग आज खा लो, आज कमाओ, आज खा लो, आज बचाओ. आज कमाओ, आज खाओ, आज बचाओ, ऐसा वाला सिस्टम है. तो ये सब सिस्टम ना रहे, थोड़ा थोड़ा करके भी आप सेव करो, ये हैबिट डालते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये मोटिव है, खुद की हेल्प करना सीखो. सिंपल सा बात. इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस इनक्यूबेटर्स का. क्या बात करेंगे? बिजनेस इनक्यूबेटर्स का. आइए, ए बिजनेस इनक्यूबेटर इज द कंपनी दैट हेल्प्स न्यू एंड स्टार्टिंग कंपनीज टू डेवलप बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज मैनेजमेंट और ऑफिस स्पेस. सिंपल सा बात है, इतना तक ही पढ़ना है. तो एक बिजनेस इनक्यूबेटर क्या है? बिजनेस इनक्यूबेटर एक कंपनी है जो एक न्यू कंपनी को हेल्प करती है. तो बहुत सारे सर्विसेज रहते हैं ना, कि ऑफिस लेना है, सेटअप करना है,
क्लाइंट बनाना है, बहुत सारे सर्विसेज रहते हैं। कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं देख लीजिए आप लोग। इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, सबसे पहले ऑफिस स्पेस, मीटिंग रूम, ऑफिस स्पेस बना के देते हैं, मीटिंग रूम बना के देते हैं, प्लेटफॉर्म टू डू नेटवर्किंग। आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, वो प्लेटफॉर्म कौन देगा? वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल बिजनेस इंक्यूबेटर ही देगा। तो बिजनेस इंक्यूबेटर इज ए कंपनी, बिजनेस इंक्यूबेटर इज अ कंपनी दैट हेल्प्स ए न्यू एंड स्टार्टिंग कंपनी। बिजनेस इंक्यूबेटर ही एक कंपनी है जो क्या करता है, जो न्यू एंड स्टार्टिंग कंपनी को प्रोत्साहन देता है, हेल्प करता है टू डेवलप बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज मैनेजमेंट और ऑफिस स्पेस। ठीक है, क्या क्या हेल्प करता है देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, जैसे कि ऑफिस स्पेस बना दिया, मीटिंग रूम बना दिया। प्लेटफॉर्म टू डू नेटवर्किंग, मतलब कि हमको नेटवर्क करना है, हमको अपना बिजनेस को प्रमोट करना है। कौन करा के देगा? बिजनेस इंक्यूबेटर ही करा के देगा। बिजनेस इंक्यूबेटर ही वो प्लेटफॉर्म बना के देगा हमको। मैनेजमेंट असिस्टेंस दे देगा, मार्केटिंग असिस्टेंस दे देगा कि मैनेजमेंट कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। हेल्प रिलेटेड अकाउंटिंग, फाइनेंस सच एज बैंक लोन, बैंक लोन कहां से लेना है, कैसे लेना है, अकाउंटिंग का अगर मान लो कुछ हेल्प चाहिए, फाइनेंसिंग का कुछ हेल्प चाहिए, तो सारा का सारा हेल्प कौन करता है? बिजनेस इंक्यूबेटर। So business incubator is a company that helps another new company. नया नया मार्केट में कंपनी आता है, उनको थोड़ा ना कुछ आइडिया रहता है, तो ये सब सारा आइडियाज लेके हेल्प करता है। क्लियर है? थोड़ा सा पैसा जरूर लेता है, ऐसा मत समझना ये सब फ्री में करता है। लिंक्स टू द हायर एजुकेशनल रिसोर्सेस, लिंक टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, एक्सेस टू द एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आएगा 2 मार्क्स इसका भी। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशंस। रोल क्या क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा। मतलब कि बिजनेस इंक्यूबेशन में, बिजनेस इंक्यूबेशन का क्या क्या रोल है? सिंपल सा बात है, बिजनेस इंक्यूबेशन का क्या क्या रोल है। सबसे पहला रोल, क्रिएटिंग जॉब्स एंड वेल्थ फॉर द नेशन। नेशन के लिए जॉब क्रिएट करना, वेल्थ क्रिएट करना सबसे पहला। फोस्टरिंग कंडीशंस एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज, तो कंडीशंस का एंटरप्रेन्योरशिप वाला एक्टिविटीज को बढ़ाना है, बूस्टर करना है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना है, ये भी एक रोल है उसका। इसके बाद बिल्डिंग और एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ लोकल इंडस्ट्री क्लस्टर, न्यू बिजनेस क्रिएशन, एक नया बिजनेस को क्रिएट करना, ये भी एक बिजनेस इंक्यूबेशन का रोल है दोस्तों। इंकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योर को इंकरेज करना, ये भी एक बिजनेस इंक्यूबेशन का रोल है दोस्तों। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल स्पिन इन स्पिन आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, ये भी एक बिजनेस इंक्यूबेशन का रोल है दोस्तों। ठीक है, इन सब सारे रोल्स में से आप अगर मान लो कि 3-4 रोल्स पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। रोल ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एंजल इन्वेस्टर्स। क्या? एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स वो होता है जो आपके झोपड़ी में आते हैं। नॉर्मली जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो दोस्तों, तो बहुत छोटा बिजनेस रहता है। मान लीजिए कोई एक बड़ा सा इन्वेस्टर आ गया और बहुत ही बड़ा फंड लगा दिया आपके बिजनेस में, बहुत ही बड़ा कैपिटल लगा दिया, उसको आप क्या बोलोगे? एंजल इन्वेस्टर्स। क्या बोलोगे? वापस से बोलो, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स is an individual who invests his or her own money in an entrepreneur company. Originally a term used to describe investor in a Broadway source. Angel मतलब वो आपके लिए एंजल साबित होता है दोस्तों। मान लीजिए मैंने एजे क्लासेस बोल के एक कंपनी खोल दिया, जहां पे मैंने क्या करता, मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं और बहुत ही सस्ते रीजनेबल दाम में यहाँ पे सबको ऑनलाइन कोर्सेस बेचता हूं। एग्जाम्पल लीजिए, मेरे कंपनी में रतन टाटा जी इन्वेस्ट कर दिए, अचानक से आके रतन टाटा जी यहां पे इन्वेस्ट कर दिए। ये क्या हो गया? एंजल इन्वेस्टर। वो 1-2 रुपए का थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे, वो तो बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्ट करेंगे। उसी को बोलूंगा मैं एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, नाउ इट रेफर्स टू एनीवन हु इन्वेस्ट हिज और हर मनी इन ए एंटरप्रेन्योरल कंपनी। एंजल इन्वेस्टिंग हैज मतलब कि सोल्ड इन रिसेंट ईयर एज ए ग्रोइंग नंबर्स। शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक,
शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक में बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स रहते हैं बैठे, बिजनेस शार्क्स रहते हैं बैठे। अनुपम रहता है, उसके बाद पीयूष पीयूष बंसल रहता है, कुछ विनीता रहती है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो वही एंजल इन्वेस्टर्स का ही काम करते हैं। छोटे छोटे बिजनेस आते हैं, छोटे छोटे नए नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उन पे इन्वेस्ट कर दिया तो वो हो गया एंजल इन्वेस्टर्स। इससे उनका बिजनेस का बहुत ही ज्यादा ग्रोथ बढ़ जाता है। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन करना है सिर्फ। अगर हमको लगा फ्यूचर में कुछ और कराना है तो हम करा देगा, कोई कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी इसका फिलहाल आपको डेफिनेशन करना है। ये एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, ये एक बार आप रेड कर लीजिएगा, ये भी एफिलिएटेड एंड नॉन एफिलिएटेड, ये सब रेड कर लीजिएगा एक बार प्लीज दोस्तों, प्लीज आपको बोल रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट, रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स 2 मार्क्स का ही आ सकेगा। तो बिसाइड्स मनी, एंजल इन्वेस्टर ऑफ एन एक्टिव असिस्टेंस टू द कंपनी इन विच दे इन्वेस्ट। मतलब कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, असिस्ट भी करते हैं कि कैसा एक बिजनेस को चलाना है। बिकॉज एंजल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस शार्क्स रहते हैं वो लोग। दिस कैन इंक्लूड टेक्निकल एंड मार्केटिंग हेल्प। तो टेक्निकल हेल्प, मार्केटिंग हेल्प, एडवाइस ऑन स्ट्रेटेजी, फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट, असिस्टेंस, सब चीज के बारे में तुमको एडवाइस दे देगा। जितना भी तुमको एडवाइस चाहिए ना, सब दे देगा। पैसा तो देगा ये एंजल इन्वेस्टर, लेकिन एडवाइस भी देता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा अच्छा एडवाइस देता है। एन एंजल हु ब्रिंग्स एन एक्सटेंसिव एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट नेटवर्क, मतलब अपने बाहर अपने जान पहचान का पूरा नेटवर्क को लेके आ जाएगा तुम्हारे कंपनी में। अगर कोई एंजल इन्वेस्टर है ना तुम्हारे कंपनी का, तो तुम्हारा कंपनी एकदम बूम करने वाला है दोस्तों, बूम करने वाला है। बिकॉज उसकी पहचान अब तुम्हारी कंपनी की पहचान में जुड़ गई है। उनके नाम से तुम्हारी कंपनी की इज्जत बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां तक तुमको पढ़ना है रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स, ये भी आ सकता है 2 मार्क्स। अब देखो, डिफाइन एंजल इन्वेस्टर्स एंड रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स दोनों एक साथ ही पूछ सकता है, 5 मार्क्स का पूछेगा, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? द कंसेप्ट वेंचर कैपिटल इन आवर कंट्री इन रिलेटिवली न्यू एंड इंडस्ट्रियल सिनेरियो, it is the new financial services which facilitate the development of the new boat of the entrepreneur starting high risk and high technology project for the high returns। रिस्क बहुत ज्यादा रहता है वेंचर कैपिटल में, लेकिन रिटर्न भी हाई रहता है। तो वेंचर कैपिटल को डिस्क्राइब कैसे करेंगे भैया? यहां से डिस्क्राइब करना। दस वेंचर कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज एन इक्विटी सपोर्ट टू फंड न्यू कंसेप्ट दैट इन्वॉल्व ए हाई रिस्क एट द हाई टाइम। मतलब कि वेंचर कैपिटल मतलब क्या हो गया कि उस वेंचर में पैसा लगाना जिसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, जिसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क है लेकिन हाई कैपिटल भी है। हाई कैपिटल भी है, रिस्क है तो इश्क है। जितना ज्यादा तुम रिस्क लेगा ना, उतना ज्यादा तुम कैपिटल कमाएगा, उतना ज्यादा तुम रोकड़ा कमाएगा दोस्तों। Thus, venture capital can be defined as an equity support to fund new concepts that involve a high risk and at the same time have high growth and profit potential। जो कंपनी में बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, उस कंपनी में तुम पैसा लगाया, और जो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ भी देगी, किंतु जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा ग्रोथ देगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वेंचर कैपिटल। क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल। अब देखो रोल क्या है इसका। चैप्टर खत्म होने वाला है दोस्तों, चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। सबसे पहला, फाइनेंसिंग फॉर न्यू वेंचर। वेंचर कैपिटल का रोल यही है, फाइनेंसिंग फॉर न्यू वेंचर, एक न्यू वेंचर को फाइनेंस करना, फंड्स देना। वेंचर कैपिटल प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वेंचर। इट अरेंजेस द सीड कैपिटल, वो सीड कैपिटल अरेंज करके देता है। सीड कैपिटल मतलब कि इनिशियल कैपिटल अरेंज करके देता है। एक बिजनेस को खोलने के टाइम जो कैपिटल लगता है ना, वो अरेंज करके कौन देता है? वेंचर कैपिटल। टू मीट द
कॉस्ट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, याद रखना वेंचर कैपिटल में जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा रिटर्न्स भी है, इसीलिए लोग इन्वेस्ट करता है। फिलिंग द गैप बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड ओनर फंड्स। ओनर का फंड कितना है और रिक्वायरमेंट कितना है। मान लो कि 50 लाख का रिक्वायरमेंट है, ओनर फंड सिर्फ 30 लाख अवेलेबल है, अब कितना चाहिए 20 लाख, तो 20 लाख मतलब वेंचर कैपिटल से आएगा, सिंपल सा बात है, वेंचर कैपिटल से आएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, इसके बाद फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करना है तो वेंचर कैपिटल का सहारा लो। वेंचर कैपिटल प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेंचर। वेंचर के डेवलप करने के लिए फाइनेंस चाहिए, फंड चाहिए। एक्सपांड करना चाहते हो तुम अपना बिजनेस तो वेंचर कैपिटल का सहारा लो। फाइनेंसिंग फॉर कंडीशनल लोन्स। अब वेंचर कैपिटल प्रोवाइड्स फॉर conditional loans which do not carry any fixed interest charge but a royalty is paid on the basis of the sales generated after commercialization of the any project। तो वेंचर कैपिटल को तुम एक कंडीशनल लोन भी बोल सकते हो। यहां पे तुमको कोई इंटरेस्ट तो पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुमको रॉयल्टी जरूर देना पड़ेगा, इसको रॉयल्टी जरूर देना पड़ेगा दोस्तों, मुनाफा अपना जरूर देना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा वेंचर में रिस्क पीरियड में पैसा लगाया है उसको उतना हाई रिटर्न्स तो देना ही पड़ेगा दोस्तों, फिर ही वो वेंचर कैपिटल में पैसा लगाएगा। क्लियर है। इसके बाद फाइनेंसिंग इन हाईटेक एंड हाई रिस्क प्रोडक्ट, इट फाइनेंसेस, वेंचर कैपिटल फाइनेंसेस दोस्तों, वेंचर कैपिटल फाइनेंसेस इन हाईटेक प्रोजेक्ट एंड हाई रिस्की प्रोजेक्ट। जितना ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट रहेगा उतना ज्यादा रिस्की एंड उतना ज्यादा हाईटेक प्रोजेक्ट में वेंचर कैपिटल का पैसा लगता है दोस्तों। क्लियर है। ओके, इसको अभी नहीं पढ़ना है, इसको अभी नहीं पढ़ना है, जो जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं वो सब नहीं पढ़ाना है। अब देखो प्राइवेट इक्विटी फंड्स पढ़ते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या होता है, आइए प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या होती है। A private equity funds is a collective investment scheme used for making investment in various equity securities according to one of the investment associated strategies with the private equity। तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स वो फंड्स होती है जो एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट रहता है, जो प्राइवेट लोग करते हैं नॉर्मली, जो एक प्राइवेट इक्विटी के साथ किया जाता है। मान लीजिए एक बिजनेस मैंने खोला, उसके साथ मेरे 4 फ्रेंड्स थे, वो चारों फ्रेंड्स और मैंने मिला के पूरा का पूरा पैसा का जमावट किया, उसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। हम लोग ने प्राइवेटली वो किया, सिंपल सा बात है, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हो गया नॉर्मली। प्राइवेट इक्विटी फंड्स इज ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स यूज्ड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इक्विटी सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एसोसिएटेड विद द प्राइवेट इक्विटी। ये मेरा प्राइवेट इक्विटी है। Private equity funds are typically limited partnership with a fixed term of 10 years। Private equity funds सिर्फ एक लिमिटेड पार्टनरशिप के लिए लगाया जाता है, जो कि जिसका पीरियड कितना रहता है 10 years, 10 years, 10 years। A private equity funds is raised and managed by the investment professionals at the specific private equity firm। तो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स ये लगाते हैं पैसे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसको भी यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या होता है, बस उसको डिफाइन कर देना है और बस हो गया, बात खत्म। इसके बाद रोल पढ़ लीजिए, रोल क्या होता है। रोल ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड्स, जैसे कि सबसे पहले वेंचर कैपिटल अगर आपसे किसी से लेना पड़ेगा तो आप प्राइवेट इंसान को ही खोजोगे ना, आप नॉर्मल पब्लिक को खोज नहीं सकते ना, क्योंकि कोई इतना ज्यादा रिस्की कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करेगा। वेंचर कैपिटल में आपको प्राइवेट इक्विटी कैपिटल का ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा दोस्त। ग्रोथ कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फंड्स कैन बी यूज्ड फॉर द फाइनेंस एक्सपांशन एक्टिविटीज। आपको मान लीजिए एक्सपांशन करना है, आपको मान लीजिए अपनी कंपनी को ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए आपको प्राइवेट इक्विटी फंड लेना पड़ेगा। लिवरेज्ड और मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कि बहुत लॉन्ग टर्म फंड्स आपको चाहिए, आपको एक ही बार में 5 करोड़ रुपए चाहिए, कहां से आएगा, प्राइवेट इक्विटी फंड से आएगा। प्राइवेट इक्विटी फंड्स आर यूज्ड along with the additional leverage which is placed on the organizations so that the existing management can work towards the target।
अपने टारगेट को अचीव करना है, वो टारगेट को अचीव करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए। लॉन्ग टर्म फंड्स कहां से मिलेगा? प्राइवेट इक्विटी फंड। इसके बाद distress situation. The equity capital can serve as an important source of funding when the company is not able to overcome its existing debt. मान लो आपके पास ऑलरेडी डेट है, आप ऑलरेडी डेट लेके बैठे हो 1 करोड़ रुपए का, उसको ही आप चुका नहीं पा रहे हो, आप कंपनी क्या चलाओगे? उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा? उस केस में आपको लेना पड़ेगा प्राइवेट इक्विटी फंड। तो प्राइवेट इक्विटी फंड का डेफिनेशन प्लस रोल अगर तुम पढ़ लोगे तो बस हो गया, बात खत्म, और कुछ नहीं पढ़ना है। और अगर कुछ एडिशनल पढ़ना है तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ नहीं पढ़ना है कुछ भी। जितना हम पढ़ाए हैं उतना इनफ है, इनफ इनफ, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये रेगुलर लेक्चर है, सजेशंस आएगा फरवरी के एंड में, लेकिन रेगुलर लेक्चर अभी अटेंड करो ईडी का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को देखो, एंड तक देखो, देखते रहो। थैंक यू।